एक 5 स्टार होटल का कमरा। वो कमरा काफी बड़ा था। खिड़कियों पर सुंदर सफेद और हल्के नीले रंग के पर्दे लगे थे। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग लगी थी। टीवी पर रोमानी संगीत लगा हुआ था। वहां पर एक 7 सीटर सोफा था जिसमें 6 से 7 लोग बैठते थे। सभी काफी रसूखदार लोगों में से एक थे। उनमें से कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन। उन सभी की उम्र लगभग 40 से 45 के बीच थी। सोफे के बिल्कुल सामने एक कांच का बड़ा सा टेबल, उस पर महंगी सी शराब की बोतल और 7 कांच के गिलास रखे थे। सभी लोग शराब का आनंद ले रहे थे। तभी मोहिंदर ने कहा, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये शानदार नया होटल। मोहिंदर ने नया होटल बनवाया था जो कि बहुत आलीशान था। अरे बहुत ही खूबसूरत, और तुम्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक वेटर कमरे में प्रवेश करते हैं जिसके हाथ में तंदूरी चिकन और कुछ अन्य स्नैक्स होते हैं। वो वेटर खाना टेबल पर रखकर कहता है, क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, तुम अब जाओ, मोहिंदर ने आदेश दिया। ओके सर, कुछ चाहिए तो 9 नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, कहकर चला जाता है। अब सारे दोस्त पैग पीने लगते हैं। तो कैसी लगी पार्टी? मोहिंदर ने अभिमान से कहा, अरे यार पार्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन शराब के साथ साथ कुछ और भी हो तो मजा आ जाए। मिस्टर अग्रवाल ने शरारती भरे लहजे में कहा, जो पेश है शहर के नामी गिरामी डॉक्टर में से एक, और मोहिंदर का दोस्त भी। तभी मिस्टर खुराना बोल पड़े, हाँ यार अग्रवाल ठीक बोल रहा है, तभी तो पार्टी का असली मजा आएगा। सभी दोस्तों ने उसके साथ सहमति जताई। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ प्रबंध, कहकर मोहिंदर ने किसी को फोन किया। हेलो जगजीत, क्या हाल है भाई? जगजीत बोला, बढ़िया हूँ यार, काम के चलते दिल्ली आया हूँ। तू बता कैसे याद किया? मोहिंदर बोला, यार तूने एक लड़की की फोटो दिखाई थी ना, जिससे तू मिला भी था पिछले महीने, जिसकी तू बड़ी तारीफ कर रहा था। जगजीत बोला, हाँ हाँ भाई याद आया। श्रुति, उसे कैसे भूल सकता हूँ, क्या इतनी खूबसूरत है वो? मोहिंदर उत्साहपूर्वक बोला। जगजीत बोला, हाँ यार। मोहिंदर बोला, आज रात उसे बुलाना है, मेरे कुछ खास दोस्त आए हैं। ओके, मैं उसका नंबर देता हूँ, तू उसे कॉल करके पूछ ले। ओके डन। हेलो हेलो श्रुति, मैं मोहिंदर बात कर रहा हूँ, जगजीत का दोस्त। मुझे ये पूछना था कि आज रात तुम फ्री हो? कितने लोग हो? श्रुति ने बिना किसी भाव के सीधे सीधे पूछा। श्रुति को ऐसे क्लास की आदत थी क्योंकि उसके क्लाइंट उसका नंबर अपने दोस्तों को दिया करते थे। हम 2 लोग हैं, मोहिंदर ने झूठ कहा। श्रुति बोली, मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक रात के एक आदमी से 15,000 रुपये लेती हूँ। उसमें मेरे कैब के आने और जाने का पूरा किराया भी आपको ही देना होगा। आप लोग 2 हो तो 25,000 देने होंगे, उससे कम 1 रुपया भी नहीं होंगे। 5,000 इसलिए डिस्काउंट क्योंकि आप जगजीत के दोस्त हो। और दूसरी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार होटल में ही जाती हूँ, कहीं और नहीं। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं होटल का पता तुम्हें मैसेज करता हूँ। अभी 7 बजे हैं, तुम 9 बजे तक होटल पहुँच जाना, मोहिंदर ने कहा। श्रुति बोली, ओके। इधर होटल में तुमने उसे झूठ क्यों कहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं? खुराना ने पूछा। यार सीधी बात है, 7 लोग हैं, ऐसा बोलता तो वो आती नहीं, और अगर आ भी जाती तो बहुत पैसे मांगती, मोहिंदर ने कहा। ठीक है, हम समझ गए, चलो अब अपना पैग उठाते हैं। तभी मोहिंदर ने मैनेजर को कॉल करके सामने वाला कमरा खोलने को कहा। हाँ रोहित, वो सामने वाला कमरा खोल दो, एक मैडम आएगी, उन्हें इस कमरे की चाबी दे देना। रोहित बोली, ओके सर। इधर श्रुति के घर में। श्रुति चंडीगढ़ के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। एक कमरा, एक किचन और एक बाथरूम वाला घर था। उसके साथ उसकी सहेली भी रहती थी। यार मुझे तौलिया दे, मैं नहाने जा रही हूँ। श्रुति, जो उस समय अपने कपड़े अलमारी से जल्दी जल्दी निकाल रही होती है, अपनी सहेली जूली से कहती है। जूली थोड़ा खिंचकर बोली, दे रही हूँ यार, तुझे हर समय जल्दी रहती है। जूली एक बिंदास किस्म की लड़की है। वो चंडीगढ़ में श्रुति से भी पहले आई होती है। उसी ने श्रुति को मुश्किल दिनों में सहारा दिया था। वो दोनों बचपन की दोस्त थी। अच्छा ये बता, ब्लू जीन्स के साथ ये रेड टॉप कैसा लगेगा? श्रुति कपड़ों को दिखाते हुए जूली से पूछा। जूली उदासी से एक तरफ मुंह करके बोली, अच्छा है। उसकी आंखें भर आई थी। क्या बात है जूली, तुम्हारी आंखों में ये आंसू किस लिए? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा, या मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? श्रुति ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा।
नहीं श्रुति, वो बात नहीं है। मुझे बुरा लगता है कि तुम इस तरह अनजान लोगों से मिलती हो। चंद रुपए के लिए तुम्हें ऐसे गंदे काम करने पड़ते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरी मजबूरी जानती हो जूली, और अब तो मुझे कुछ ही दिनों तक ये सब कुछ करना है, श्रुति ने ठंडे लहजे में कहा और नहाने चली गई। नहाने के बाद वो रेड टॉप और ब्लू जीन्स पहनकर तैयार हो गई और जूली से बोली, चल अब ये रोना धोना छोड़ और जल्दी से मेरे लिए एक कैब बुक कर दे। कल हम दोनों बढ़िया से रेस्तरां में लंच करने चलेंगे। दोनों सहेलियां मुस्कुराने लगी। कैब आ चुकी थी। श्रुति ने ब्लैक कलर की हील पहनी और घर से बाहर निकल गई। जूली बस उसे जाते हुए देखती रही। जब भी वो किसी गली या मोहल्ले से गुजरती, ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उसे मुड़कर ना देखे। लंबी कदकाठी, गोरा दूध जैसा रंग, कमर तक लंबे घुंघराले बाल, तरासा हुआ बदन, एकदम किसी अप्सरा की तरह जो सीधा स्वर्ग से आई हो। उसको देख के कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये कोई गांव देहात की लड़की है। आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन थी श्रुति। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छी पकड़ थी श्रुति की। जो भी देखता था वो यही सोचता था कि ये शहर की कोई वेल एजुकेटेड और हाई क्लास लड़की है। श्रुति कैब में बैठ गई थी। धीरे धीरे अपने सफ़र की ओर बढ़ रही थी। खिड़की पर सिर रखकर अतीत की यादों में खोई हुई। 2 साल पहले, सॉरी मिस, हम आपको यहाँ जॉब नहीं दे सकते। मगर क्यों सर? मैंने 12वीं और कॉलेज डिग्री बहुत अच्छे अंकों से पास किए हैं और मेरे पास कंप्यूटर का 2 साल का डिप्लोमा है। ये देखिए, अपनी फाइल आगे करते हुए श्रुति दिखाती है। मिस, ये 4 स्टार होटल है और यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ होना ज़रूरी है। सॉरी, फाइल श्रुति की तरफ करते हुए इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बोला। महीने में ये 7वां इंटरव्यू था जिसमें श्रुति रिजेक्ट हुई थी। यार जूली, क्या क्या सपने लेके आई थी इस बड़े शहर में, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पाया। श्रुति मायूस से बोली। जूली बोली, मन छोटा मत कर, बड़े शहरों में इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। अच्छा वो सब छोड़, ये ले मिस्टर कबीर का नंबर, इनके होटल में कुछ रिक्त पदों पर भर्ती है। श्रुति बोली, मैं कल ही वहाँ जाती हूँ। धन्यवाद जूली। अगले दिन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? कम इन, आप ज़रूर श्रुति होंगी। जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए। श्रुति ने अपनी पढ़ाई, कॉलेज डिग्री और कंप्यूटर डिप्लोमा आदि सब बता दिया। वहाँ का कर्ता बोला, ये सब तो पढ़ाई लिखाई है, तुम्हें होटल में काम करने का कोई अनुभव है? जी, यहाँ की मैं रहने वाली हूँ। वो एक छोटा सा हिल स्टेशन है, वहाँ पर एक होटल में मैंने 1 साल काम किया है। ओके, देखो श्रुति, ये जो बाहर लड़की मेरे होटल में काम करती है, इसकी सैलरी 8,000 प्रति महीना है और इसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है। तुम अगर चाहो तो मैं इसे हटा के तुम्हें रख सकता हूँ। पर क्या सर? श्रुति ने उत्सुकतावश पूछा। मिस्टर कबीर ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, तुम्हें नौकरी चाहिए और मुझे तुम्हारी 1 रात, बस 1 रात की बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। श्रुति का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। गुस्से से तिल मिलाकर बोली, चुप हो जा कमीने, तूने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मैं तेरे 8,000 की नौकरी के लिए बिक जाऊंगी? अपना नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल किया होता। मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ, अपनी नौकरी अपने पास ही रख, समझा? गुस्से में पैर पटक कर होटल से बाहर चली जाती है। ये श्रुति के साथ पहली बार नहीं हुआ था, कई बार पहले हो चुका था। वर्तमान में गाड़ी का हॉर्न सुनकर श्रुति ख्वाबों से बाहर आती है। मैडम, कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, आपका होटल आ गया है। ओके। श्रुति पैसे देकर बाहर जाती है। होटल में प्रवेश करते ही रिसेप्शन की ओर बढ़ती है। हेलो, मुझे मिस्टर मोहिंदर जी से मिलना है। हेलो मैडम, आप मेरे साथ आइए। वो लड़का श्रुति को एक कमरे में छोड़ देता है। होटल का कमरा बहुत शानदार होता है। परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता भी वहाँ रखा होता है। कमरे में तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, कहाँ गए होंगे वो लोग। एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ। अपने आप में ही श्रुति बुदबुदाती। हेलो मोहिंदर जी, मैं होटल के कमरे में पहुँच गई हूँ। आप कहाँ हैं? हम दूसरे कमरे में हैं, रुको मैं आता हूँ वहाँ। मोहिंदर बोला, आ गई जिसका इंतजार था, मैं उससे मिलके आता हूँ। सब खुश हो गए। तुम अकेले नहीं, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ, खुराना ने कहा। ओके चलो। हेलो मिस श्रुति। मोहिंदर श्रुति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है। हेलो मिस्टर मोहिंदर, आप तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। मेरा दोस्त कबीर आपकी तारीफ यूं ही नहीं करता।
कुछ तो बात है आप में, मोहिंदर ने कहा। जी शुक्रिया। वैसे कबीर को मेरा नेचर ज़्यादा पसंद आया था, श्रुति मुस्कुराते हुए बोली। अब श्रुति मिस्टर खुराना की ओर हाथ बढ़ाती है। हेलो, आई एम श्रुति। वो उसे कोई जवाब नहीं देता और हैरानी से उसे देखता रहता है। मोहिंदर उसकी ये हरकत देखकर बात टालते हुए कहता है, वो हमने दूसरा कमरा भी बुक किया है और हम वहीं बैठे हैं। तुम चाहो तो अपने कपड़े बदल कर आराम कर लो, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। बाय। श्रुति दरवाज़ा बंद करके कपड़े बदलती है और टीवी चालू करके बैठ जाती है दूसरे कमरे में। यार तू क्या कर रहा था वहाँ? उससे बात क्यों नहीं की तूने? थोड़ा खिंचकर मोहिंदर बोला। वो तो एकदम अप्सरा लग रही थी यार, बिल्कुल सनी लियोन, बॉलीवुड अभिनेत्री जैसी लग रही थी। मैं तो उसे देखते ही मदहोश हो गया। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुस्कुराते हुए खुराना कहने लगा, मैं तो बोर हो रही हूँ, ऐसा करती हूँ दूसरे कमरे में जाकर उन लोगों को ज्वाइन कर लेती हूँ। कम से कम जान पहचान होगी तो रात बिताना आसान लगेगा। सोचकर श्रुति दूसरे कमरे की ओर चल पड़ती है, इस बात से बेखबर कि वहाँ 2 नहीं 7 लोग बैठे हैं उसके इंतजार में। जैसे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है वैसे ही इतने लोगों को देखते ही हैरान हो जाती है। ओह सॉरी, मैं शायद गलत कमरे में आ गई हूँ, ये कहकर श्रुति जाने लगती है। तभी मोहिंदर उसकी ओर चेहरा करके उसे कहता है, जो उसकी तरफ पीठ घुमा के बैठा हुआ था, आप बिल्कुल सही कमरे में आई है। श्रुति असमंजस में पड़ती हुई कहती है, आप तो 2 लोग थे ना, तुम अंदर आ जाओ, आराम से बात करते हैं। ओके, आ जाओ, यहाँ सोफे पर आराम से बैठ जाओ, ये लो ये ड्रिंक लो। महेंद्र कहता है, ये लोग भी सारे मेरे दोस्त ही है, ये है खुराना, ये है अग्रवाल। इस तरह से सभी के परिचय देता है। देखो श्रुति, हम लोग सारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों में से एक है। हम लोग तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम नहीं चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मुझे पता है तुम अपने क्लाइंट को खोना नहीं चाहोगी। वो मन ही मन जानता था कि श्रुति नहीं जाएगी क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। श्रुति शांत रहती है। अच्छा चलो, तुम पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, हमसे बातें कर लो, पार्टी एंजॉय करो। अगर मन नहीं हो तो चली जाना। ओके? ओके। श्रुति अब थोड़ा आराम से बैठ गई और सोचने लगी, यार अगर ऐसे ही चली गई तो पैसों का क्या होगा? ऐसा करती हूँ, किसी 2 लोगों के साथ रात बिता लूँगी, बाकियों को मना कर दूंगी। वैसे भी ये लोग भी तो मेरी मर्जी ही चाहते हैं। मोहिंदर बोले। अरे किस सोच में पड़ गई? श्रुति बोली, नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही, मुस्कुराते हुए कहती है। चलो फिर एंजॉय करते हैं। सब लोग ड्रिंक्स और स्नैक एंजॉय करने लगते हैं। टीवी पर गाना बजने लगते हैं, सभी नाचने लगते हैं। श्रुति आओ तुम भी डांस करो हमारे साथ। श्रुति भी नाचने लगती है। नाचते नाचते वो लोग उसके बदन पर हाथ फेरने लगते हैं। कोई उसकी छाती पर हाथ लगा रहा होता है, कोई उसके पीछे। वो भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता होता है ये तो बस शुरुआत हुई है। श्रुति बोली, बाथरूम में जाके आती हूँ। उसके जाते ही उसमें से 3 लोग मना कर देते हैं। यार लड़की भोली है, हम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते और वो 7 लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। हम किसी और दिन उसे बुलाएंगे। बाकी 4 लोग बोलते हैं, हम तो शहर के बाहर से आए हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे, हम तो रात गुजारेंगे उधर बाथरूम में। क्या कर रही हूँ मैं? मुझे डर लग रहा है। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि मेरी कोई मर्जी चलेगी। क्या करूँ? भाग जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाग जाऊँ? मुझे पैसे की भी तो ज़रूरत है। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, सोचकर बाहर आ जाती है। मोहिंदर बोला, श्रुति आप दूसरे कमरे में बैठ जाओ, हम आते हैं। वो दूसरे कमरे में चली जाती है। तो पहले कौन जाएगा? खुराना कहता है, पहले मैं। मोहिंदर बोले, ऐसे कैसे तुम जाओगे? पहले मैं जाऊंगा, मैंने उसे बुलाया है। मोहिंदर चला जाता है, उसके बाद खुराना, फिर अग्रवाल जाता है। श्रुति बोली, ये क्या बात हुई? बात तो 2 लोगों की थी ना, तुम क्यों आ गई? देखो श्रुति, मुझे तो तुम्हें खुश करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। श्रुति चुप हो जाती है। उसके बाद एक और आता है और ये सिलसिला यहीं ख़त्म हो गया। उसे अब खुद से घिन होने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी मरे हुए मुर्दे की तरह हो गई थी, आंखों से नींद भी गायब थी। 10 साल पहले। अरे दुर्गा बहन, ये क्या पहन रखा है तुम्हारी लड़की ने? कोई शर्म लिहाज है कि नहीं आपको? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाओगे गांव में? जीन पैंट सब शहर वाली लड़कियों के कपड़े हैं,
हम गांव वालों के नहीं। बुरा सा मुंह बनाकर सविता श्रुति की माँ को बोलती है, देखो बहन, मैं बचपन से ही अनाथ थी। माँ बाप क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, कुछ पता नहीं था। जब होश संभाला तो खुद को लोगों के घर पर नौकर पाया। जब 14 साल की हुई तब मेरी शादी हो गई। सोचा ससुराल में मुझे प्यार मिलेगा। ससुर तो थे नहीं पर सास तो है, लेकिन वहां पर भी मुझे नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं माना। पति से भी कोई प्यार नहीं मिला। जब से बच्चे हुए इन्हीं पर पूरा प्यार लुटाया। इस श्रुति को जब भी देखती हूँ मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। इसके कोई भी ख्वाब मैं अपनी तरह खत्म नहीं हो जाने दूंगी। इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। श्रुति की माँ दुर्गा कहती है, हमें क्या है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। बुरा सा मुंह बनाकर सविता चली जाती है। माँ, ये सविता आंटी क्या क्या बकवास करती रहती है, आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? दुर्गा बोली, बेटा, हमें दुनिया से क्या लेना देना है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन बेटा कभी कुछ गलत काम मत करना जिससे मेरा सिर दुनिया के सामने झुक जाए। मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुझे पूरी आज़ादी दी है। अपनी आज़ादी का कभी गलत फायदा मत उठाना। श्रुति बोली, माँ कैसी बातें करती हो, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपका सिर नीचा हो। मेरी प्यारी बेटी। दोनों माँ बेटी गले लगती है। श्रुति अतीत से बाहर आकर सोचती है, जिस माँ ने मेरा इतना भरोसा किया आज उसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पता नहीं ये भगवान और क्या क्या रंग दिखाएगा जिंदगी के। आंखों ही आंखों में पूरी रात बीत जाती है। सुबह श्रुति उठती है और शावर के नीचे खड़ी होती है। उसके जिस्म पर जख्म बन गए होते हैं। गर्दन के आसपास दांत गड़ने के निशान होते हैं। रात भर उन लोगों ने उस फूल जैसी नाजुक लड़की को मसल कर रख दिया था। गर्म पानी जख्मों पर नमक का काम कर रहा था। चेहरे पर भी कई जगह निशान पड़ गए थे। पानी की बूंदों से चेहरे के आंसू छिप गए थे। वो बाहर आती है और खुद के लिए चाय ऑर्डर करती है। तभी मोहिंदर कमरे में आता है और कहता है, वाह क्या रात थी, मेरे सारे दोस्त खुश कर दिए तूने, और जो रह गए थे वो भी तुम्हारा नंबर मांग रहे हैं। तुम कमाल की हो, आज तक इतना मजा किसी के साथ नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आया। श्रुति कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। तभी मोहिंदर की नज़र उसके घाव पर जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? श्रुति कुछ नहीं कहती। मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद शराब के नशे में उन्हें पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं। श्रुति मन ही मन सोचती है कि जिसने सबसे ज़्यादा जख्म दिए वो ही ऐसा कह रहा है। पिछली रात दूसरे कमरे में मोहिंदर वापस आकर अपने दोस्तों को कहता है, क्या लड़की थी यार, मन तो कर रहा था कि नोच नोच कर खा जाऊं। मक्खन जैसा शरीर, हाय। अपने सीने पर हाथ फेरते हुए कहता है। बाकी जो 3 लोग थे उन्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। जो दूसरे लोग थे जिन्हें उसके साथ संबंध बनाने थे वो बहुत खुश थे। जाहिर सी बात है वो भी मन में वैसी ही कल्पना लिए हुए थे। अब श्रुति कहती है, मुझे मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। मुझे मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से जाना। मुझे जाना है अभी की अभी। श्रुति गुस्से से बोलती है, ओके ओके, तुम गुस्सा मत करो, चली जाना। अच्छा बताओ कितने पैसे? श्रुति सीधे कहती है, 70,000। मोहिंदर बोला, ये तो बहुत ज़्यादा है, तुम 30,000 लो और जाओ। मुझे 70,000 ही चाहिए और मैं इससे कम 1 रुपये भी नहीं लूँगी। मोहिंदर बोले, इतने पैसे तो तुम्हें मिलने से रहे। 30,000 दे रहा हूँ, चुपचाप से ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। मोहिंदर सोचने लगा, जैसे रात को जबरदस्ती की गई थी वैसे अभी भी करेगा तो मान जाएगी। श्रुति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो तिलमिला बोली, चुपचाप मेरे पैसे दो, नहीं तो मैं पूरा होटल सिर पर उठा लूंगी। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं तुम्हारी तरह प्रतिष्ठित नहीं हूँ। तुम लोगों की इज्जत का पर्दा फाड़ने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। मोहिंदर अब डर जाता है। उसे पता है कि होटल में ऐसा हंगामा हुआ तो होटल की भी बदनामी होगी और उसकी भी, साथ में उसके प्रतिष्ठित दोस्तों की भी। वो जल्दी से दूसरे कमरे में पैसे लेने के लिए भाग जाता है। श्रुति मन में सोचती है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, जो बाहर कैसे दिखते हैं और अंदर से कैसे होते हैं। बाहर की दुनिया के लिए तो एक मिसाल की तरह ही है, अंदर से कैसे दरिंदे हैं। इन्हीं लोगों ने रात भर उसे नोचा। इसमें कोई डॉक्टर भी जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देते हैं। इतना सब कुछ करने के पैसे देने में भी तकलीफ हो। इतने पैसे वाले होके भी मन के कितने कंजूस है। तभी मोहिंदर पैसे लेके आ जाता है।
ये लो पैसे, पूरे 70,000 है, गिन लो। श्रुति पैसे गिनती है जो कि पूरे हैं। श्रुति बोली, मेरी कैब का किराया कहाँ है? 500 और दो। मोहिंदर डर के मारे 500 और निकाल के दे देता है और हाथ जोड़कर कहता है, हो गए पूरे पैसे, अब जाओ यहाँ से। श्रुति धीरे धीरे कमरे से निकल जाती है। उसे चलने में भी तकलीफ हो रही थी, उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। वो होटल से बाहर निकल के कैब में बैठ जाती है। रिसेप्शन वाला लड़का उसे बड़ी ऐसाही नज़रों से देखते हुए सोचता है, हे भगवान, क्या क्या गुजरी होगी इस बेचारी फूल सी बच्ची पर। उन राक्षसों ने क्या हाल कर दिया है इसका। भगवान इसे दर्द सहने की क्षमता दे। कुछ साल पहले, माँ, मेरी 12वीं की परीक्षा परिणाम आ गया है और मैंने अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। श्रुति खुशी से उछलकर माँ से कहती है। माँ उसे गले लगा लेती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आए भी क्यों नहीं, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला था। लोगों के घर में नौकरानी बनकर, कभी मजदूरी करके, अपना पेट काट काट के बच्चों को भरपेट खिलाया था। पति चल बसे। उनके जाने के बाद किराए के घर में रहे। बड़ी ही मुश्किल से उन लोगों ने गुजारा किया था। श्रुति भी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। वो स्कूल से आकर घर का सारा काम करती थी। कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, ये सारा काम वो खुद ही करती थी, जिसमें छोटा भाई भी थोड़ी बहुत मदद कर देता था। दुर्गा बोली, बेटा मैं चाहती हूँ तू ऐसे ही खूब पढ़ाई करे और बढ़िया सी नौकरी करे। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। सारी पैकिंग हो गई है बेटा? दुर्गा श्रुति से पूछती है। जी माँ, हो गई, पर आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। श्रुति उदास होकर कहती है, पर बेटा तू कॉलेज नहीं जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो नौकरी कैसे करेगी? और कॉलेज तो घर से बस 70 किलोमीटर दूर है। तू हर रविवार घर आ जाया करना। श्रुति अब कॉलेज जाने वाली होती है, जो उसके घर से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। इधर घर पर श्रुति के जाने के बाद दुर्गा जी बहुत दुखी रहने लगती है। उन्हें अब उसके बिना घर खाने को दौड़ता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि श्रुति की पढ़ाई में कोई बाधा आए, और किसी से कुछ नहीं कहती, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। अब दुर्गा जी शराब के नशे की आदी होने लगती है। शायद उनको अपनी तन्हाई दूर करने का इससे अच्छा साथी और कोई नहीं मिला। पहले माँ बाप, फिर पति, अब बेटी भी उनसे दूर हो गई थी। अब वो धीरे धीरे सुबह और शाम शराब के नशे में ही रहती। श्रुति और उसके छोटे भाई से उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। वो दोनों ही अब बहुत दुखी रहने लगते हैं। दीदी, माँ बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी है। मैं समझा समझा कर थक चुका हूँ। मुझसे माँ की ये हालत देखी नहीं जाती। तुम घर आ जाओ, शायद तुम्हारी बात मान ले। श्रुति बोली, ठीक है छोटे, मैं आती हूँ। श्रुति घर चली आती है। बेटा तू यहाँ, तेरा कॉलेज, तू पढ़ाई छोड़कर तो नहीं आ गई? अभी तो सप्तांत भी नहीं हुआ है। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? दुर्गा जी ने बेचैनी से पूछा। माँ मैं तो ठीक हूँ, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, लेकिन आपको क्या हो गया है? आप इतना शराब क्यों पीती है? क्या दुख है अब आपको? अब तो हम दोनों भी बड़े हो गए हैं। कुछ समय में मुझे नौकरी भी लग जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज़ ये सब कुछ बंद कर दीजिए, श्रुति ने रोते हुए कहा। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो भरते नहीं है, समय के साथ साथ और गहरे होते जाते हैं। उन दुखों को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए भुला सकते हैं। और अब ये शराब ही ऐसी दवाई है जो इसमें मेरी मदद करती है। माँ ने कहा, देखो माँ, अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो मैं कॉलेज छोड़कर यहीं आपके पास रह जाऊंगी। मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। श्रुति रो रो कर जिद करते हुए बोली, अरे बेटा ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी अब। खुश? हाँ माँ, बहुत खुश, मुस्कुराते हुए श्रुति बोली। चल अब खाना खा ले, पता नहीं बाहर रहकर क्या क्या खाती रहती है, कितनी कमज़ोर हो गई है। चल उठ, हाथ मुँह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। तीनों मिलकर खुशी से खाना खाते हैं। अगली सुबह, अच्छा माँ मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, बाय। श्रुति कॉलेज चली जाती है। पर जैसा कहते हैं ना, पहले आदमी शराब को पीता है, बाद में शराब आदमी को पीती है। वही हाल दुर्गा जी का भी हुआ। वो शराब की बहुत आदी हो चुकी थी। अब वो सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ शराब ही पीती रहती थी। श्रुति और उसके भाई ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन हालत खराब ही होती रही। दुर्गा जी ने अब काम भी छोड़ दिया था। घर के हालात खराब हो गए थे। श्रुति ने भी कॉलेज छोड़ दिया था। उसके छोटे भाई ने भी 10वीं में ही स्कूल छोड़ दिया था। अब वो मजदूरी करने लगा था।
माँ की हालत बार बार खराब होती रहती। देखिए मिस, इनका शराब बंद करवा दीजिए। अगर ये ऐसे ही पीती रही तो कल को कोई गंभीर समस्या हो सकती है। ये दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इन्हें सुबह शाम देते रहिएगा, डॉक्टर ने कहा। श्रुति माँ को लेकर घर आ गई। एक दिन घर के पास वाली गली में, ओ हाय मेरी जाने मन, क्या माल लग रही है, कसम से सीने में आग लगा दी तूने। एक आवारा लड़का अपने 3-4 दोस्तों के बीच में से श्रुति को छेड़ते हुए बोला, सुना है अब तुम जींस पैंट नहीं पहनती, कहो तो हम ला दे तुम्हारे लिए। श्रुति उन सबके मुंह नहीं लगना चाहती। वो वहां से चुपचाप निकल जाती है और वो भी नौकरी की तलाश में ही होती है। दिन भर इधर उधर भटकती रहती है लेकिन कोई काम नहीं मिलता। एक दिन, दीदी तुम वापस रामपुर, श्रुति का कॉलेज था जहाँ, चली जाओ। यहाँ लोग तुम पर गंदी नजर रखते हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरी माँ और बहन के बारे में कुछ गलत बोले। माँ का ख्याल मैं रख लूँगा, तुम अपना कॉलेज के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी कर लो। आखिरकार माँ भी तो तुम्हें पढ़ाई पूरी करते हुए देखना चाहती है। शायद तुम ठीक कहते हो, यहाँ रहना अब मेरे लिए ठीक नहीं। लोगों की गंदी नीयत तो अब मुझ पर ही दिख रही है। आंखों में आंसू लेते हुए श्रुति ने छोटे भाई से कहा, मैं कल ही वापस जाती हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। और चल पड़ती है अपनी जिंदगी के नए मोड़ पे। वर्तमान में, मैडम हम पहुँच गए, आपके 250 रुपये हुए। जेब में 500 का नोट निकालकर श्रुति ड्राइवर को देती है और कहती है, बाकी पैसे आप रख लो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए श्रुति अपने घर की ओर चलती है। जूली बोली, ये क्या हो गया तुझे, तू ठीक तो है? जूली उसे बिस्तर पर बैठाती है। रुक मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ ठीक हूँ बस। जूली समझ जाती है। वो उसे देख के रोने लगती है। श्रुति के होठ दांतों के काटने से जगह जगह फट चुके थे। गालों पर और गर्दन पर नीले निशान पड़ चुके थे। गोरा चेहरा एकदम पीला सा पड़ गया था। जूली क्यों रो रही है पागल, सब कुछ ठीक है। जिंदगी ने इतने जख्म दिए हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। देखना एक दिन शिवजी की नज़र मुझ पर जरूर पड़ेगी और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। श्रुति मुस्कुराकर कहती है, यार चल अब कुछ खाना खिला दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। ठीक है मैं अभी लाती हूँ, तू आराम कर। 2 साल पहले श्रुति इंटरव्यू देकर घर वापस आती है। जूली बोली, कैसा रहा इंटरव्यू श्रुति, तुम्हें नौकरी मिली? श्रुति बोली, क्या खाक नौकरी मिली, वो भी साला हरामी निकला। मुझे अपने साथ रात बिताने को कह रहा था। मैं भी गुस्से में उसे बुरा भला बोल के आ गई। श्रुति ने बुरा सा मुंह बनाया। जूली को उसकी मासूम सी शक्ल देख के हंसी आ गई और बोली, तू है ही इतनी खूबसूरत, तुझे देख के किसी का भी ईमान डोल जाए। इसमें उस बेचारी की भी क्या गलती? जूली ने उसका मन बहलाने के लिए कहा, ऐसा कर थोड़ी सी खूबसूरती मुझे भी दे दे अपनी, और हंसने लगती है। श्रुति को भी उसकी बातों पर हंसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद जूली कहती है, चल मैं तेरे लिए अपनी वर्ल्ड क्लास चाय बनाती हूँ, तेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। ओके, श्रुति कहती है और उस पल में खो जाती है जब वो चंडीगढ़ में नई नई आई थी। 2 महीने पहले। जूली मैं चंडीगढ़ पहुँच चुकी हूँ। हाँ बस स्टैंड पर ही हूँ। तू ऐसा कर जल्दी आ जा। ओके मैं इंतज़ार कर रही हूँ। श्रुति फ़ोन रख देती है और उसका इंतज़ार करती है। थोड़ी देर में जूली आ गई। दोनों रिक्शा पकड़कर जूली के घर पहुँच गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद जूली बोली, यार श्रुति, विश्वास नहीं होता कि राज ने तेरे साथ ऐसा किया। कोई इतना हरामी कैसे हो सकता है? श्रुति बोली, जाने दे यार, वैसे भी मैं कॉलेज और रामपुर की यादों को वहीं छोड़कर आई हूँ, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। जूली भी उसका हाल अच्छे से समझती थी। वो भी इस बात को टाल देती है और कहती है, देख श्रुति, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, तू यहाँ आराम से रहे और जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती तो खर्चे की बिल्कुल परवाह मत करना। यहाँ जो भी है हम दोनों का ही तो है। दोनों आपस में गले लग जाती है। जूली बोली, बन गई मेरी वर्ल्ड क्लास चाय, ये ले पी। इतने में श्रुति का ध्यान टूटा। श्रुति चाय पीते हुए, यार जूली, नौकरी तो मिल नहीं रही, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख तू नए शहर में है, तुझे पहले यहाँ पर लोगों से मिलना होगा, थोड़ी दोस्ती बढ़ानी होगी, अपना शर्मीला व्यवहार बदलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। जब तक अपने आप को बदलेगी नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चल अच्छा ठीक है, तू अब चाय पी, मैं अपने सैलून जा रही हूँ, शाम को आके मिलती हूँ, बाय। जूली की बातें श्रुति के मन में बैठ जाती है। जूली सही कह रही है,
मुझे यहाँ पर लोगों से दोस्ती बढ़ानी होगी। जूली के भी तो कितने सारे दोस्त हैं, पर मैं दोस्ती कैसे बढ़ाऊँ? मुझे तो बात भी अच्छे से करना नहीं आता। जूली कितनी बिंदास है, किसी से भी कुछ भी कह देती है। सोचते सोचते अब फोन पर फेसबुक चलाने लगती है। उस पे एक डेटिंग साइट की ऐड आ रही थी। दोस्त बनाइए अपने शहर में, मिलिए नए नए लोगों से, डाउनलोड करिए ये ऐप। श्रुति बोली, बन गई बात, यह तो बहुत अच्छा है। इसमें हम अपने ही शहर के लोगों से मिल सकते हैं। चलो डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करने के बाद वह अपनी प्रोफाइल उस ऐप पर बनाती है और एक अपना फ़ोटो भी लगाती है। उसे काफ़ी सारे मैच आने लगते हैं। अब वो काफ़ी लोगों से चैटिंग करती है। उसे वो ऐप बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसे एक शख्स मिलता है। वो उससे बातें करती रहती है। उसका नाम पीयूष होता है। अब वो पीयूष को अपना नंबर भी दे देती है। श्रुति उसको अपनी सारी बातें बता देती है, जो भी उसके साथ यहाँ हो रहा है, कि कैसे उसे नौकरी नहीं मिल रही है और लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक दिन पीयूष उसे कॉल करता है। हे श्रुति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। पीयूष बोला, मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, लगी कोई नौकरी? श्रुति बोली, नहीं यार, नहीं लगी, ढूंढ रही हूँ अभी भी, देखते हैं क्या होता है। पीयूष बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैं क्यों बुरा मानूंगी, तुम बताओ। देखो श्रुति, अगर मेरी बात बुरी लगे तो तुम मुझसे बात करना मत छोड़ना। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अरे बोलो भी यार, कितनी पहेलियां बुझाना है। देखो श्रुति, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें सही सलाह दूंगा। तुम्हारी हालत देख के मैंने बहुत सोचा कि तुम्हारी मदद कैसे की जाए। बहुत सोचने के बाद मेरे मन में एक ही ख्याल आया, और वो है हैरी। श्रुति बोली, हैरी? ये हैरी कौन है? ये मेरा दोस्त है और ये अकेला रहता है चंडीगढ़ में। इसका अपना बिजनेस है। यह कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, बस कुछ समय के लिए तुमसे मिलना चाहता है। ये तुम्हें घंटे के 8,000 देगा। श्रुति बोली, 2 घंटे के 8,000? वो क्यों? वो तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। देखो, तुम किसी के पास जॉब करोगी तो वो तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम पर संबंध बनाने का दबाव डालेंगे। एक ना एक दिन तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी, और जब तुम मान जाओगी तो वो तुम्हें इसके पैसे भी नहीं देंगे। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को हालात से समझौता करते हुए देखा है। ये तुम्हारा जिस्म है। अगर तुम्हें हालात से समझौता करना भी पड़ रहा है तो कम से कम तुम्हें इसके मन मुताबिक पैसे तो मिले। श्रुति कुछ भी नहीं कहती, बस शांत हो जाती है। मुझे पता है तुम्हें ये सब सुनकर बुरा लग रहा है, पर तुम अपना समय लो। कल तक मुझे अपना फैसला सुना देना। और हाँ, हैरी दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। वो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है। उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। बाय, होप यू विल अंडरस्टैंड। श्रुति फोन काट देती है और सोचती है, जिससे मैं भागना चाहती हूँ वही काम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। तभी उसे छोटे भाई का फोन आता है। दीदी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ छोटे, बता। छोटा भाई घबराते हुए कहता है, दीदी, माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। माँ को खून की उल्टी हुई है। डॉक्टरों ने कहा है कि जल्द से जल्द माँ के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इसके लिए 5,000 की ज़रूरत है। मैंने अपने साहब से भी पैसे मांगे थे, उन्होंने सिर्फ 1,000 ही दिए। कल तक पैसे चाहिए। श्रुति बोली, तू चिंता मत कर छोटे, मैं करती हूँ कुछ। श्रुति अब सोच में पड़ जाती है, क्या करूँ? जूली से मांग लूँ? नहीं नहीं, उसके तो पहले ही मुझ पर कितने एहसान है, और वैसे भी मैं 5,000 तो पहले भी ले चुकी हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? तभी उसे पीयूष की बात याद आती है। ये तुम्हारा जिस्म है। अगर तुम्हें हालात से समझौता करना भी पड़ता है तो क्यों ना इसके तुम मन मुताबिक पैसे लो। श्रुति के दिमाग में यही बातें बार बार घूम रही है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगर उसे कल की कल जॉब मिल भी जाए तो भी सैलरी 1 महीने बाद आएगी, और पैसे तो कल ही चाहिए। क्या करूं? तभी जूली आती है। वो जूली को सारी बात बता देती है और पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जूली एक लंबी ठंडी सांस भरते हुए कहती है, देख श्रुति, ये जो संसार है, यहाँ हर बार सब कुछ सही गलत नहीं होता। कुछ एक ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ होती है, हम चाह के भी उसे नहीं बदल सकते। तेरे साथ जो हो रहा है ये किसी समय मेरे साथ भी हो चुका है, और बहुत बार हो चुका है। क्या करती मैं, करना पड़ा। घर से भाग के जो यहाँ आ गई थी, किस मुंह से वापस जाती। खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे।
मेरी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये थी, उतना तो घर का किराया ही था। बड़ा मन मजबूत किया था मैंने, तब जाकर मैंने किसी के साथ रात गुजारी थी। बस मन में ठानी थी कि थोड़े से पैसे इकट्ठा करके अपना सैलून खोलना है, और आज देख मेरा खुद का सैलून है। मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, घर पर भी पैसे भेजती हूँ, घर वाले भी खुश है, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में जल्दी आएगा, जब तुझे चुनना पड़ेगा दो रास्तों में से एक रास्ता। असली ज़िंदगी फिल्मों या कहानियों की तरह नहीं होती कि बाद में सब कुछ अच्छा होता है, सब खुशी खुशी रहते हैं। असल ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है जो कभी सोचा भी नहीं होता। श्रुति सांस रोककर जूली की बातें सुन रही होती है। उसे खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब जूली ने भी ये सब कुछ किया है। जूली सिगरेट जलाते हुए कहती है, यार तुझे तो 8,000 2 घंटे के मिल रहे हैं, मुझे तो रात के सिर्फ 5,000 रुपये मिले थे। जूली बोली, मैं सिर्फ तुझे बस एक ही राय देना चाहती हूँ, ये तेरा जिस्म है, इस पर तेरा हक है और ये तुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तू दोनों में से कोई भी रास्ता चुनती है, उसी रास्ते पर पक्के इरादे से चलना, दूसरे रास्ते को छोड़ जाने का अफसोस मत करना। रात को बिस्तर पर लेटी हुई श्रुति सोचती है, जूली आखिर सही कह रही है, दोनों में से कोई भी रास्ता चुन लो और जो छोड़ दिया उसके बारे में भूल जाओ। और मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाऊंगी। वो पीयूष को मैसेज कर देती है कि वो हैरी से मिलने को तैयार है। सुबह 9 बजे हैरी कॉल करेगा, उससे बात करके मिलने का समय तय कर लेना। हैरी सुबह 9 बजे कॉल करके श्रुति को 1 बजे मिलने को कहता है। तुम दोपहर 1 बजे मेडिकल कॉलेज के पास आ जाना, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। श्रुति एक साधारण सा एक ब्लैक कलर का सूट पहनती है, हल्की सी लाल लिपस्टिक, घुंघराले घने लंबे बाल जो उसने खुले छोड़ रखे थे। वो साधारण होकर भी काफ़ी आकर्षक दिख रही थी। ओके जूली, मैं चलती हूँ अब, भगवान से दुआ करना सब ठीक ठाक रहे, श्रुति ने जल्दबाजी में कहा। सब ठीक ही होगा, जूली ने आराम से कहा। श्रुति भारी कदमों से आगे बढ़ रही थी, उसका दिल सीने से बाहर आ रहा था। इतना डर उसे कभी महसूस नहीं हुआ जितना अब हो रहा था। वो अब मेडिकल कॉलेज के पास खड़ी थी, तभी उसके पास एक आर्मी कलर की थार रुकती है। अंदर से एक 30-32 साल का एक आदमी उतरता है। उसने ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वो थोड़ा सांवले रंग का था, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला था। एक ब्लैक कलर का चश्मा भी पहना हुआ था। वो उस पर काफ़ी जच रहा था। वो दिखने में सभ्य और आकर्षक लग रहा था। श्रुति जो अपना डर भूलकर उसे ही देखे जा रही थी। हेलो श्रुति, मैं हैरी। हेलो श्रुति बोली। चलो गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं, वो बोला और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और श्रुति अंदर बैठ गई। तुम्हारा पहली बार है ना ये सब? गाड़ी ड्राइव करते हुए हैरी आराम से बोला। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? श्रुति ने डरते हुए बोला। क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है और तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं। देखो श्रुति, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो तुम इतना घबरा रही हो। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, चाहे छूकर देख लो। और हंसने लगा। श्रुति को भी उसकी बातों पर हंसी आ गई। हैरी बोला, डरो मत श्रुति, तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त ही मान सकती हो। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाती? और अगर तुम कंफर्टेबल होगी तो ही हम कुछ करेंगे, नहीं तो मेरी हाथों की चाय पी के आ जाना, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। श्रुति को अब डर कम लगने लगा। 20 मिनट बाद गाड़ी एक आलीशान बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। हैरी ने कार पार्क की और दोनों लिफ्ट से चौथे फ्लोर पर चल पड़े। श्रुति मन में, हे भगवान, जैसे टीवी फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़कियों को लोग बहला फुसलाकर घर ले जाते हैं और वहाँ पर पहले से ही 4-5 लोग होते हैं और उसका बलात्कार करते हैं, ऐसा ना हो, सब कुछ ठीक ठाक ही होना चाहिए। हैरी बोला, आ गई 4th फ्लोर, चलो दोनों अंदर जाते हैं। उसका घर बहुत ही खूबसूरत था। पीले और सफ़ेद रंग के पर्दे, आसमानी रंग का सोफा, टीवी, शोपीस, खूबसूरत से गमले, वो उसका ड्राइंग रूम था। श्रुति, यहाँ मेरे बेडरूम में आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बेडरूम को उसने सुंदर सी लाइटिंग से सजाया हुआ था, पर उसके बेडरूम में बेड नहीं था। उसने नीचे ही मोटा सा गद्दा बिछाया हुआ था। इसके अलावा वहाँ पर एक अलमारी भी थी जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। श्रुति बोली, तुम्हारे कमरे में बेड क्यों नहीं है? मुझे बेड पर सोना अच्छा नहीं लगता, मैं बचपन से ही ज़मीन पर सोया हूँ, हैरी कहता है। अच्छा, तुम बैठो, मैं कुछ पीने को लाता हूँ।
इतना कहकर हैरी किचन की तरफ चला जाता है। श्रुति उसकी बुक्स उठाकर देखने लगती है और पन्ने पलटने लगती है। लगता है तुम्हें भी पढ़ने का शौक है। नहीं नहीं, मैं तो यूं ही देख रही थी। लेकिन तुम पढ़ते हो, ये तो यूपीएससी की बुक्स लग रही है, श्रुति ने पूछा। हैरी बोला, हाँ, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी की किताबें हैं, लेकिन मैं अब पढ़ता नहीं, मेरी तो उम्र भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन किसी समय मैंने इनको बहुत पढ़ा है, इनसे लगाव सा हो गया है, तो अब इन्हें अपने से दूर करने का मन नहीं करता। श्रुति के मन में और भी कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप नीचे बेड पर बैठ जाती है। हैरी बोले, ये लो कोल्ड ड्रिंक। अब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मैं सरकारी नौकरी करता था। मेरे माता पिता के पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी ही करूं। मैंने सरकारी नौकरी तो की, लेकिन मुझे कलेक्टर बनना था। माता पिता के लाख मना करने पर भी मैंने वो नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी करने लगा। 2-3 साल तक एक ही कमरे में बंद होकर पढ़ता ही रहता था, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तंग आकर मेरे माता पिता ने मुझे नौकरी के लिए लंदन भेज दिया। 2 साल तक नौकरी करने के बाद मैं वापस भारत आ गया। मेरा वहाँ मन नहीं लगता था। माता पिता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। फिर मैं यहाँ चंडीगढ़ आ गया और अपने थोड़े बहुत पैसों से अपना बिजनेस शुरू किया। पर इस बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरा बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा। अब मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और माता पिता भी अब मुझसे बातें करते हैं। हैरी ने अपनी सारी कहानी श्रुति को बता दी और उसके बारे में पूछा। श्रुति ने भी उसे सब कुछ बता दिया। ओ, तुम्हारे साथ तो काफ़ी बुरा हुआ, और श्रुति की आंखें भर आती है। हैरी उसका मूड ठीक करने के लिए गाना लगाता है। तुम्हें कौन से गाने पसंद है श्रुति? मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, श्रुति कहती है। वाह क्या बात है, मुझे भी पुराने ही गाने अच्छे लगते हैं। लगता है हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बनने वाले हैं, मुस्कुराते हुए हैरी कहता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है। गाना बजने लगता है। श्रुति अब काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी। धीरे धीरे हैरी उसके करीब आ जाता है और अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। श्रुति उसे थोड़ा झटक देती है और पीछे हो जाती है। देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बैठ जाओ, मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, हैरी कहता है और उससे दूर हो जाता है। श्रुति मन में, नहीं नहीं, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो माँ का क्या होगा, और बिना कुछ किए मैं पैसे मांग भी नहीं सकती। श्रुति, तुझे ये करना ही होगा। और बिना कोई समय गवाए उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगती है। अब दोनों बिस्तर पर आ गए थे। श्रुति अब पूरी तरह उसके आगोश में थी और सब कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद श्रुति उसके कंधे पर सिर रखकर उससे पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? अगर होता तो क्या तुम्हारे साथ होता? हैरी मुस्कुराते हुए बोला, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने ही मुझे यूपीएससी करने की सलाह दी थी, लेकिन मेरे यूपीएससी के आखिरी साल में उसकी शादी किसी और से हो गई और मैं टूट गया। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं अपना घर बसा लूं, लेकिन मैं उन्हें टालता रहता हूँ। इतना बोल के हैरी थोड़ा उदास हो जाता है। श्रुति बात बदल कर कहती है, तुम्हारे गले में चैन बहुत सुंदर है, चांदी की है क्या? ये चांदी नहीं, वाइट गोल्ड है। वाइट गोल्ड क्या होता है? श्रुति मासूमियत से पूछती है। हैरी हंसकर कहता है, तुम्हें वाइट गोल्ड नहीं पता? नहीं, नॉर्मल गोल्ड से भी महंगा होता है वाइट गोल्ड। फिर हैरी अपने गले से वो चैन निकालकर श्रुति को पहनाने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी है। मैं कैसे ले सकती हूँ? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, मुझे इतने महंगे तोहफे की आदत नहीं है, श्रुति ने कहा। हैरी बोले, यह हम दोनों की पहली मुलाकात का तोहफा है और ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हैरी उसे चाय पिलाता है और उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में, देखो श्रुति, तुम इस गंदे काम के लिए नहीं बनी हो सके तो ये सब आगे मत करना। तुम बहुत अच्छी हो और साफ दिल की लड़की हो। पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे लोग मिलेंगे। हैरी उसके पर्स में पैसे डालते हुए कहता है। श्रुति कुछ नहीं कहती और पर्स उठाकर उसे बाय कहती है और चल पड़ती है अपने घर की ओर। श्रुति अब मुस्कुराते हुए घर की ओर जा रही थी। अच्छा आदमी था वैसे वो, खुद से ही बातें करते हुए कहती है। जूली बेचैनी से कहती है, सब कुछ ठीक ठाक था ना?
कैसा आदमी था वो? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? श्रुति बोली, अरे मेरी माँ, सांस तो लेने दे, बताती हूँ सब कुछ, पहले पानी पिला दे एक गिलास। पानी पीते हुए श्रुति कहती है, यार अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हम पहली बार मिले हैं। वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर श्रुति उसकी यादों में खो जाती है। उसके साथ बिताए हुए हर पल, उसकी गर्म सांसें, उसकी छुअन, उसकी आंखें, सब कुछ याद करके मुस्कुराने लगती है। ये सच है कि श्रुति उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। पहली बार में ही हैरी ने उसके दिल में घर कर लिया था। जूली बोली, तुझे घर पैसे भेजने हैं ना? ला मुझे दे, मैं सैलून जा रही हूँ, वहीं पर एक बैंक है, वहाँ पर तेरे भाई को ट्रांसफ़र कर दूंगी। श्रुति बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये ले, मैं जा रही हूँ। शाम को तुझसे मिलती हूँ और शाम को तुझसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। जूली गंभीर होकर श्रुति से कहती है। श्रुति बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जूली बोली, सब कुछ ठीक है, बस यूं ही, शाम को मिलके बताती हूँ, ओके बाय। जूली निकल जाती है। श्रुति अपने भाई को फ़ोन करके कहती है कि थोड़ी देर में पैसे पहुँच जाएंगे, वो चिंता नहीं करे। माँ का हाल चाल भी पूछती है, जो कि अब पहले से बेहतर था। और फिर हैरी के ख्यालों में खो जाती है। बार बार उसकी खुशबू को महसूस कर रही होती है। इधर हैरी का भी यही हाल था। तभी हैरी को पीयूष का फ़ोन आता है। और भाई कैसा रहा सब? पीयूष कुटिलता से पूछता है, यार मत पूछ भाई, क्या लड़की थी यार, इतनी खूबसूरत, उसकी आंखें, नरम गुलाबी होठ, बोलती तो ऐसा लगता है कानों में शहद घोल रही हो। बहुत ही साफ दिल की लड़की थी यार। खुद तो चली गई, लेकिन मेरा दिल अपने ही साथ ले गई। ये दूसरी लड़की है जिसने मेरे दिल को छू लिया। हैरी सीने पर हाथ रखकर उतावलापन से कह रहा था। पीयूष बोला, तब तो भाई तुझे मेरा शुक्रिया करना चाहिए, आखिर मैंने ही तुम दोनों को मिलवाया है। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर श्रुति के घर पर जूली शाम को आती है और श्रुति को देखती है, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी। जूली श्रुति से कहती है, और जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ तुझे हैरी पसंद आ गया है, पर उसका ख्याल तू दिल से निकाल दे। पर क्यों? आखिर तू भी तो मुझे खुश देखना चाहती है ना? श्रुति हैरानी से पूछती है। खुश देखना चाहती हूँ, तभी कह रही हूँ, भूल जा उसे। मैं नहीं चाहती कि जो दुख तुझे राज ने दिए वो हैरी भी दे। श्रुति बोली, पर तुझे कैसे पता कि हैरी भी राज की ही तरह मेरा दिल तोड़ देगा? जूली बोली, देख श्रुति, तू हैरी से कोई दोस्त बन के मिलने नहीं गई थी, तू एक वेश्या बनकर गई थी। उसने तेरा समय खरीदा था, तुझे उसके साथ समय बिताने के पैसे मिले थे। मैं ये नहीं कहती कि वो आदमी बुरा होगा या तेरे लिए बुरा ही सोच रहा होगा, लेकिन उस दुनिया में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाएगा। ऐसी लड़की को एक मर्द अपने दिल में तो जगह दे सकता है, लेकिन अपने घर पे कभी नहीं। मर्द का चरित्र चाहे कैसा भी हो, औरत वो हमेशा चरित्रवान ही ढूंढता है। और जो तू ये जिस्म का सौदा कर रही है, इसकी कीमत हमेशा प्यार की बलि देकर ही चुकानी पड़ती है। तू उसे सिर्फ और सिर्फ अपना एक कस्टमर ही सोच। प्यार के चक्कर में पड़ी तो बर्बाद होकर रह जाएगी। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तुझे यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। श्रुति अब खामोश हो जाती है, क्योंकि एक पल में ही जूली ने उसके सपनों का महल तोड़ दिया था। जूली ने चाहे कड़वे ही सही, लेकिन सच्चाई कही थी, जिंदगी की सच्चाई, जिसे झुठला नहीं सकते। श्रुति का सपना एकदम टूटकर बिखर गया, लेकिन जूली की बातें बिल्कुल सही थी, वो ये जानती थी। श्रुति मन ही मन सोचती है, आखिर क्या औकात है मेरी, वो शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन और मैं चंद पैसों पर बिकने वाली लड़की। इतने ऊंचे ख्वाब देखने का मुझे कोई हक नहीं है। अब मैं सिर्फ उससे एक कस्टमर की तरह ही मिलूंगी। तभी श्रुति का फोन बजता है। उसे हैरी कॉल कर रहा था। हाय श्रुति, कैसी हो? वो मैं सोच रहा था कि गोलगप्पे खा के आ जाएं। यह माहौली के गोलगप्पे बहुत मशहूर है, तो तुम आओगी मेरे साथ? श्रुति 1 मिनट के लिए सोचती है, फिर ये सोचकर हाँ कर देती है कि वो कोई भी गलत सोच अपने मन में नहीं लाएगी। एक दोस्त के तौर पर वो तो उससे मिल ही सकती है। ठीक है, माती हूँ, कितने बजे चलना है? हैरी बहुत ही खुश हो गया था। उसकी तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। 1 घंटे में तुम्हें तुम्हारे घर के पास मिलता हूँ। श्रुति ने एक वाइट कलर का कुर्ता और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी।
हर बार की तरह इस बार भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हैरी उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। अब श्रुति गाड़ी में बैठ गई थी। हैरी उसे चोरी चोरी देख रहा था। हैरी के मुंह से अब एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तुम मुझे देख के डरो नहीं, मैं एक इंसानी हूँ, भूत नहीं। चाहो तो मुझे छूकर देख लो। इतना कहकर श्रुति जोर जोर से हंसने लगती है। हैरी थोड़ा सा शर्मा जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। मैं तो बस यूं ही देख रहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। श्रुति, सचमुच मन कर रहा है तुम्हें देखता ही जाऊं। हैरी उसे देखते हुए बोला, पहले तुम सड़क देखो, कहीं मुझे देखने के चक्कर में हम दोनों को ही ऊपर मत पहुंचा देना। खिलखिलाकर श्रुति कहती है। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हैरी कभी गोलगप्पे, कभी आइसक्रीम, कभी मूवी देखने, कभी कभी श्रुति को बियर पिलाने भी ले जाता रहता था। वो बहाने से उसे मिलता रहता है। वो पूरे दिन भर उसके ही बारे में सोचता रहता है। इधर श्रुति भी समझ चुकी थी कि इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है। उसे ये भी पता था कि हैरी भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसने अपने दिल के जज्बात अपने दिल में ही दबा दिए थे। हैरी बोला, हेलो पीयूष। पीयूष बोला, हाँ मेरे भाई, तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया है। ना कोई कॉल्स, ना ही मैसेज का कोई जवाब। हैरी बोला, यार मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। आंखें खोलता हूँ तो वो दिखती है और बंद करता हूँ तो भी वो ही दिखाई देती है। पीयूष हंसकर कहता है, कहीं उसने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया मेरे भाई पर। हैरी बोले, जादू तो कर दिया है, पर वो काला है या सफ़ेद ये नहीं पता। अच्छा सुन, तुझसे कुछ बात करनी है। पीयूष बोला, अच्छा, काम के लिए फ़ोन किया है भाई ने। हैरी बोला, बस यार तू ही मेरे दिल का हाल जानता है और मेरी मदद भी कर सकता है। पीयूष बोला, हाँ बता भाई क्या बात है। हैरी बोला, यार मैं श्रुति से दिन को किसी ना किसी बहाने मिल ही लेता हूँ, लेकिन मुझे उसे प्यार करने का मन करता है। उसे अपनी बाहों में सुलाने का मन करता है। उसके नरम गुलाबी होठों को चूमने का मन करता है। पीयूष बोला, तो इसमें मेरा क्या काम है, तू उसे घर पर बुला ले। वैसे भी उसे पैसों की ज़रूरत है, वो आ भी जाएगी। हैरी बोला, नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे कोई ठरकी सोचे या मैं उसके जिस्म को पाना चाहता हूँ ऐसा सोचे। पीयूष बोला, अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है, मैं कल ही चंडीगढ़ आता हूँ। मेरी एक फ्रेंड भी चंडीगढ़ घूमना चाहती है, उसे वहाँ के क्लब में जाना है। तू श्रुति को कॉल करके बोल कि कल हम चारों क्लब चलेंगे और रात को तेरे घर पर आ जाएंगे। फिर तुम एक कमरे में और मैं और मेरी फ्रेंड दूसरे कमरे में चले जाएंगे, ओके। हैरी बोला, लव यू यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। हैरी बोला, श्रुति जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग करने जाना है। श्रुति बोली, लेकिन कहाँ? हैरी बोले, तुम्हें नई ड्रेस दिलानी है। कल हमें क्लब जाना है, पीयूष और उसकी फ्रेंड भी आ रहे हैं। पर वर कुछ नहीं, आधे घंटे में नीचे आ जाना, ओके बाय। श्रुति मन में सोचती है, यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, लगता है जाना ही पड़ेगा। जूली, मैं कल हैरी के साथ क्लब जा रही हूँ, उसका दोस्त पीयूष और उसकी फ्रेंड भी आ रहे हैं। जूली बोली, ओके, लेकिन जो बातें मैंने तुझसे कही है उनको हमेशा दिमाग में रखना। बाकी तुम एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो, मैं यही चाहती हूँ। श्रुति बोली, हाँ मैंने सब याद रखा है, मैं उसे अब दोस्त की तरह ही मिलती हूँ। हैरी पहुँच गया था। श्रुति गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों मॉल में चले जाते हैं। हैरी उसे सबसे महंगी ड्रेस खरीद के देता है। वो ड्रेस उसके घुटनों से ऊपर तक की होती है और ड्रेस में उसके उभार निखर कर दिख रहे होते हैं। उसे देख के हैरी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। दोनों वापस आते हैं। हैरी बोला, कल शाम 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, बाय। श्रुति घर आ जाती है। उधर रात को हैरी उसके ख्यालों में खो जाता है। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था कि कल श्रुति उसके बाहों में होगी। वो कैसे उसकी जुल्फों से खेलेगा, गोरे बदन को चूमता, उसकी नशीली आंखों में देखेगा। अगली सुबह श्रुति नहा धोकर तैयार हो रही थी। उस ड्रेस को पहनकर थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। यार जूली, ये ड्रेस बहुत छोटी है, मुझे शर्म आ रही है। जूली बोली, ये शहर है, यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुम क्या क्लब में सलवार सूट पहनकर जाना चाहती हो? पर वर कुछ नहीं, ये ड्रेस तुम पर जच भी बहुत अच्छी रही है, लगता है आज क्लब में आग लगने वाली है तुम्हें देख के। तभी हैरी का फोन आता है। वो तीनों गाड़ी में उसका वेट कर रहे थे। श्रुति जूली से कहती है, यार जूली,
मुझे गाड़ी तक छोड़ दे, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। जूली बोली। ठीक है चल। हैरी गाड़ी से उतरता है और श्रुति को देखकर हैरान हो जाता है। वाओ ब्यूटीफुल, इतना ही कह पाता है। गाड़ी में बैठकर वो पीयूष और उसकी फ्रेंड को हेलो कहती है और वो क्लब की ओर निकल जाते हैं। अब सब क्लब में पहुंच गए थे। सारे मिलके डांस और ड्रिंक कर रहे थे। हैरी श्रुति से कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदा ड्रिंक लेकर आता हूँ, तब तक तुम डांस फ्लोर पर डांस करो। हैरी चला जाता है। इधर पीयूष भी अपनी फ्रेंड के साथ डांस करते हुए मस्त रहता है। हेलो ब्यूटीफुल, मैं तुम्हें कब से देख रहा था। यू आर लुकिंग अमेजिंग, एक लड़के ने कहा जो कब से उसे देखे जा रहा था। जैसी हैरी गया वो तुरंत श्रुति के पास आ गया। थैंक्स, श्रुति ने कहा। अगर तुम चाहो तो हम बाद में फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तभी हैरी वहाँ पर आ जाता है और श्रुति की कमर में हाथ डालकर कहता है, लो डार्लिंग, तुम्हारा ड्रिंक। अपने बॉयफ्रेंड को ज़्यादा मिस तो नहीं किया। वो लड़का बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। श्रुति गुस्से से हैरी से कहती है, ये क्या बदतमीजी है। वो सिर्फ बात ही कर रहा था और तुम कब से मेरे बॉयफ्रेंड बन गए। हैरी उसे शांत कराते हुए कहता है, श्रुति तुम्हें नहीं पता इन मनचले लड़कों का। ये लोग अकेली लड़की देख के उसके पास आने की कोशिश करते हैं। चलो अब गुस्सा छोड़ो और इंजॉय करो। श्रुति भी अब सब कुछ भूलकर ड्रिंक लेती है और डांस करने लगती है। अब वो वापस हैरी के फ्लैट में आ गए थे। वो चारों एक ही रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, साथ में वोडका भी पी रहे थे। श्रुति को भी काफ़ी नशा हो गया था। वो अपनी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बता रहे थे। तभी पीयूष की फ्रेंड श्रुति से पूछती है, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। श्रुति बिल्कुल चुप हो जाती है और कुछ नहीं बताती। लेकिन तभी हैरी और पीयूष दोनों जोर डालकर उससे पूछते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में सब जानकर बैठी हो और जब अपनी बारी आई तो चुप हो गई। फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता। श्रुति उदासी से सिर झुकाकर कहती है, हुआ था। कॉलेज में उसका नाम राज था। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। ओके, हम समझते हैं, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद सबको नींद आने लगती है। श्रुति तो बेड पर लेट जाती है। पीयूष अपनी फ्रेंड को दूसरे कमरे में ले जाता है। हैरी भी आराम से श्रुति की तरफ मुंह करके लेट जाता है। श्रुति की आंख लग गई थी, लेकिन हैरी उसे एकटक देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे अपने बाजू में सुला लेता है और उसकी जुल्फों को उसके चेहरे से हटा रहा होता है। उसका चेहरा चांद सा खूबसूरत लग रहा था। होठ गुलाब की पंखुड़ियों के समान गुलाबी, सोते हुए एक मासूम सी बच्चे की तरह लग रही थी। हैरी से अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो पाता और वो उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगता है, उसके गालों को भी चूमने लगता है। ऐसी अब काफ़ी समय गुजर चुका था, पर उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि अब वो उसकी है। श्रुति पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है। वो उसे खुद से दूर नहीं करेगा। रात के 2 बजे श्रुति की नींद खुलती है। वो हैरी को जगा हुआ देखकर डर जाती है। तुम इतनी रात को जगकर मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम सोए नहीं? नहीं, मैं तुम्हें देख रहा था। वो मन में सोचती है, ये शायद पागल हो गया है, मुझे पानी पीना है। हैरी उसे पानी पिलाता है और उसको अपने कंधे पर सुला देता है। श्रुति उसका चेहरा अपनी ओर घुमाती है और उसकी सांसें सुनने लगती है। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी उसके लिए एक दबी हुई चिंगारी थी जो नशे में बाहर आ रही थी। कहते हैं, शराब पी के इंसान सच बोलता है। अगर मुझे ऐसा लगता है, शराब पीने से दिल की बात कहने की हिम्मत आ जाती है। अब वो दोनों अपनी हदों से आगे बढ़कर एक दूसरे में समा गए थे और वैसे ही दोनों सो गए। सुबह जब श्रुति उठी तो उसे कल रात को की गई अपनी हरकत का बहुत बुरा महसूस हुआ। वो जितना उससे दूर जाना चाहती थी उतना ही उसके करीब हो रही थी और ये बिल्कुल भी उसके लिए ठीक नहीं था। वो अब मन बना चुकी है कि अब वो हैरी से बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो उसकी सिर्फ दोस्त नहीं बन सकती थी। इधर हैरी सुबह बिल्कुल खुश था। रात वाली बात याद करके बार बार मुस्कुरा रहा था। अब वो श्रुति को उसके घर छोड़ता है। श्रुति अपने घर आके अपने उसी काम में लग जाती है। वो डेटिंग साइट से लोगों से मिलती है, उनके साथ रात बिताती है और पैसे लेती है। श्रुति के घर की हालत भी अब काफ़ी सुधर चुकी है। उन लोगों ने नया मकान किराए पर ले लिया है। उसमें 2 कमरे, एक किचन और एक बाथरूम है। अब श्रुति अपने भाई के लिए एक टैक्सी लेना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसका भाई मजदूरी करे। वो अपने गांव में मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदना चाहती है।
ताकि वो किराए का मकान छोड़कर अपने खुद के घर में रह सके। वो इन सब चीज़ों के लिए पैसा जमा कर रही थी। यार श्रुति को पता नहीं क्या हो गया है, ना मेरा कॉल उठाती है, ना मैसेज रिप्लाई करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे हुआ क्या है। हैरी पीयूष से कहता है। पीयूष लापरवाही से कहता है, अरे यार तू क्यों इतनी फिक्र करता है, होगी अपने किसी कस्टमर के साथ, यही तो उसका काम है, और तेरा काम भी तो हो गया है ना। हैरी पीयूष की गर्दन पकड़कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसे बात करने की, वो सिर्फ मेरी है समझा, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। पीयूष गंभीर होकर, तू कहना क्या चाहता है कि तुझे उससे प्यार हो गया है और तू उससे शादी करना चाहता है? हाँ, हैरी कहता है। दिमाग में क्या भूसा भर गया है तेरे? तुझे पता भी है वो कौन है? वो एक वेश्या है, वेश्या। और अपने आप को देख, तू एक बिजनेसमैन है और तेरे पापा यहाँ के एमएलए है, जानता भी है कितनी इज्जत है उनकी यहाँ। तुझे क्या लगता है कि वो उसे कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? तू जानता है ना कि शिखा जो तेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, उसकी वजह से तेरे घर पर कितना बखेड़ा खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने तुझे लंदन भेज दिया। तू फिर वही सब कुछ चाहता है। मुझे लगता था कि तुझे श्रुति के साथ मज़े लेने हैं, अपना दिल बहलाना है, इसलिए ही मैं भी चंडीगढ़ आया था। मुझे ज़रा सा भी भान होता कि तेरे मन में ये सब चल रहा है तो मैं कभी नहीं आता। तू मेरा दोस्त है और एक समझदार आदमी भी है। अपने आप को फिर से मत बर्बाद कर, प्लीज़ समझ जा, अभी भी टाइम है। इतना कह के पीयूष वहाँ से चला जाता है। हैरी सोच में पड़ जाता है। एक तरफ उसका परिवार है जो 2 सालों बाद उससे बात करने लगा था, और एक और उसकी मोहब्बत जिससे वो दिलो जान से चाहता था। उसका दिल कह रहा था कि वो श्रुति को अपना बना ले, और दूसरी तरफ उसका दिमाग जो ये कह रहा था कि पीयूष ठीक कह रहा है। अगर मैं घर वालों को बताऊं ही ना कि श्रुति ने कभी ऐसा कदम किया है तो। नहीं नहीं, ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती, कोई ना कोई बता ही देगा फिर। अब मैं क्या करूं? काफ़ी सोचने के बाद उसने अपना फैसला ले ही लिया था। एक दिन हैरी श्रुति को शराब के नशे में धुत होके कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। तुझे मुझसे मिलना है, अभी की अभी नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रुति बोली, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बस एक आखिरी बार बात कर लो, फिर कभी नहीं बोलूँगा। हैरी परेशान होकर कहता है, ठीक है, पर आखिरी बार। हैरी श्रुति को गाड़ी में एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है और गाड़ी रोक देता है। उसके दोनों हाथ पकड़कर उससे कहता है, श्रुति, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहनी थी पर कह नहीं पाया। आई लव यू। मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। जब से तुमसे मिला हूँ तब से बस तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक पल आज भी याद है। जब भी तुम्हें याद करता हूँ चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है, थोड़ा परेशान होकर। पर यह बात भी सच है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हम जिस समाज में रहते हैं उसके अनुसार ही ढलना पड़ता है। मुझे पता है जो भी तुम काम करती हो वो अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में करती हो, लेकिन इस काम को करने वाली लड़की को हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। श्रुति बोली, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगे। मुझे पता है ये समाज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मेरे दिल ने तुझसे थोड़ी सी उम्मीद कर ली थी। सोचा था कि शायद तुम औरों की तरह नहीं होंगे, शायद तुम मुझे समझोगे, पर कोई बात नहीं, मुझे बचपन से दुख सहने की आदत है। इतना कह के श्रुति की आंखें भर आती है और थोड़ी देर गाड़ी में एकदम शांति छा जाती है। श्रुति हैरी को उसे वापस घर छोड़ने को कहती है। वो दोनों घर के पास पहुंच जाती हैं। उतरने से पहले श्रुति उसे एक लंबी किस करती है और कहती है, आज के बाद मुझे कॉल और मैसेज मत करना, और ना ही मेरे घर के आसपास आना, और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि अब मुझ में तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं है। और भारी कदमों से अपने घर की ओर जाती है। हैरी उसे कुछ भी नहीं कह पाता। वो जानता था कि उसने श्रुति का दिल तोड़ा है। वो चुपचाप से गाड़ी लेकर चला जाता है। उन दोनों की ये छोटी सी प्रेम कहानी का अंत हो गया था। अब श्रुति इतना तो जान गई थी कि उसकी जिंदगी में अब प्यार जैसा कुछ नहीं रहा। वो अब पैसों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्तमान में जब वो 7 लोगों से मिलकर आई थी, श्रुति उस हादसे के बाद ज़्यादातर बिस्तर में ही रहती थी। उसने बाहर जाना बंद कर दिया था। वो सिर्फ खाना खाने, नहाने या फ्रेश होने के लिए बेड से निकलती थी।
इस तरह से उसे लगभग 2 महीने का समय हो गया था। जूली बोली, कब तक तुम ऐसी उदास रहोगी? थोड़ा बाहर जा घूम फिर। यहाँ कमरे में रहकर तू उसी बारे में सोचती रहेगी। ये जिंदगी है, इसका नाम ही है चलना और चलते रहना। जो हो गया उसे भूलकर नई शुरुआत कर। और उस दिन गलती तेरी भी थी, जो तूने देख ही लिया था कि वो 7 लोग हैं, तो तू वहाँ रुकी ही क्यों? तुझे अपनी सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए। मुझे पता है तुझे पैसे चाहिए और तेरा एकमात्र मकसद ही पैसा है, लेकिन पैसों के लिए अंधी भी तू ही हुई थी। तो उस समय ही वहाँ से उठकर आ जाती तो क्या वो तुझे ज़बरदस्ती वहाँ रखते? उन लोगों ने तुझे पहले ही कहा था कि तुझे अच्छा ना लगे तो तू जा सकती है। अब वैसे भी कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। अब उस हादसे को भूलकर आगे के बारे में सोच और सबक लेके आगे से ऐसा लालच नहीं करेगी। जूली चाहे श्रुति को कड़वे शब्द कहती थी, लेकिन बोलती वो हमेशा सच्ची थी। उसने सच्ची कहा था। श्रुति जा सकती थी, लेकिन गई नहीं। श्रुति समझ गई थी कि जो भी हुआ उसमें गलती उसकी भी थी। जूली की बातों से उसकी आंखें खुल गई थी। श्रुति बोली, तू सही बोल रही है यार, जो हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। अब मुझे आगे से सतर्क रहने की आवश्यकता है और जहाँ गलत लगे वहाँ से चले जाने में भलाई है। अब वो फिर से काम के बारे में सोचती है और उसे एक आदमी मिलता है जो लगभग 40-42 साल का था। फोटो में देखने से तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई NRI हो। वो उसे कॉफ़ी शॉप पर मिलने बुलाता है। उसका नाम जेकब था। जेकब बोला, हाय श्रुति, मैंने तुम्हारे पिक्चर देखे, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिल के तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम फोटो वाली ही लड़की हो या कोई और। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। आखिर तुम भी तो अपना समय मुझे दे रही हो। श्रुति बोली, ओह कोई बात नहीं सर, मैं ऐसी आ जाऊंगी। कल शाम 4 बजे स्टार बुक्स में मिलते हैं। जेकब बोले, ओके डन।